कृषि सुधार कानून का विरोध कर रहे किसानों ने हरियाणा के रोहतक में खूब हंगामा किया। रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में दुष्यंत चौटाला की पार्टी के छात्र संघ का कार्यक्रम रखा गया था, जिसकी खबर किसानों को लग गई और किसानों ने कार्यक्रम बंद करवाने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ कूच कर दिया। बैरिकेडिंग कर पुलिस ने किसानों का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर लेकर पहुंचे किसानों ने बैरिकेडिंग को ट्रैक्टर से ढकेलना शुरू कर दिया। कई सारे पुलिस वाले बैरिकेडिंग पकड़कर खड़े हो गए ताकि किसान ट्रैक्टर से बैरिकेड गिरा न पाए, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। किसानों ने आखिरकार ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग गिरा दी और आगे बढ़ने लगे। तभी कुछ पुलिस वालों ने ट्रैक्टर को घेर लिया और एक पुलिस वाला ट्रैक्टर के ऊपर चढ़कर उसे रोकने में लग गया। कुछ देर में ट्रैक्टर भगाने में किसान कामयाब हो गए। पुलिस वालों ने भी हंगामा करने वालों से निपटने के लिए पूरी तैयारी की थी। थोड़ी दूरी पर एक बस को रुकवाकर किसानों का रास्ता रोक दिया गया। कभी किसान आगे तो कभी पुलिस आगे। काफी देर तक यूनिवर्सिटी को घेरने वाली सड़कों पर इसी तरह हंगामा चलता रहा। पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, जो कभी सख्ती से तो कभी हाथ जोड़कर किसानों को मनाने की और उन्हें वापस भेजने की कोशिश करते रहे। यूनिवर्सिटी में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी की छात्र इकाई इनसो का 19वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, लेकिन किसानों ने चेतावनी दे दी कि वो बीजेपी और जेजेपी का कोई कार्यक्रम नहीं होने देंगे। जब तक कार्यक्रम चलता रहा, यूनिवर्सिटी के चारों तरफ पुलिस की भारी तैनाती रही। सौभाग्य की एक बात ये कि हरियाणा में किसान संगठनों ने बीजेपी और दुष्यंत चौटाला की पार्टी के कार्यक्रम ना होने देने की धमकी 9 महीने से दे रखी है और कई बार उन्होंने सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्रियों के कार्यक्रम रद्द करने पर मजबूर भी किया, जिसके बावजूद रोहतक की यूनिवर्सिटी ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी के छात्र संगठन को कार्यक्रम की छूट दी। जबकि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में इन दिनों परीक्षाएं भी चल रही हैं और जिस दिन वहां इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस था, उस दिन की परीक्षा भी बिना कारण बताए टाल दी गई। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भरे पानी से ऐसा कोहराम मचा कि लोगों को अपना घर छोड़कर जाने तक की नौबत आ गई। सड़कें तो सड़कें, लोगों के घरों में भी पानी भर गया। ये बताया गया कि अब तक 500 लोगों को ऐसे इलाकों से सुरक्षित बाहर निकालकर लाया जा चुका है और जो अब भी वहां मौजूद हैं, वो लगातार मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। वहां के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। सड़कें पानी से लबालब भरी दिखी। उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि जहां पानी भरा है वहां कंक्रीट की सड़क भी होगी, चाहे मेन रोड हो या कोई गली। ऐसी कोई जगह पानी ने नहीं छोड़ी जहां उसने अपना दबदबा ना बना रखा हो। कोटा के अंदर अभी तकरीबन 10 से ज्यादा कॉलोनियां हैं, जहां पर तकरीबन 8 फीट तक का पानी है। रोजाना के कामों पर जो असर पड़ा सो पड़ा। जगह जगह पानी भरने से मरीजों की परेशानी भी दोगुनी हो गई। चारों तरफ घूम लिए, किधर से जाएंगे, किधर से नहीं जाएंगे। तालाब बन चुकी सड़कों को देखकर तो ऐसा ही लगा वहां गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने से अच्छा है कि नाव के जरिए ही कहीं भी आया जाया जाए, ताकि इतने पानी में गाड़ियों के बंद होने के खतरे को टाला जा सके। लेकिन कोटा के ही एक दूसरे इलाके में बाढ़ ने न केवल लोगों की बल्कि जानवरों की मुश्किलें भी बढ़ा दी। वहां पार्वती नदी के सैलाब में 2 गाय बहती हुई एक मकान की छत पर जा पहुंची, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और दोनों गायों को मकान से नीचे उतारने का काम शुरू किया गया। इसके लिए खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद ली गई। इस दौरान वहां लोग भी इकट्ठा हो गए, जिन्होंने वहां खड़े होकर ये सब कुछ देखा। एक एक कर दोनों गायों को नीचे उतारा गया, जिसके बाद वो दोनों अपने पैरों पर वहां से चली गई। पार्वती नदी के बहाव ने पानी में बहकर छत के ऊपर गाय पहुंच गई। यही वो गाय है जो यहां से पानी के अंदर बहकर ऊपर तक पहुंच गई थी और अब उसको रेस्क्यू कर लिया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि कोटा में बीते एक हफ्ते से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से चंबल, काली सिंध और पार्वती नदियां जो हैं वो उफान पर हैं और बैराज का पानी छोड़े जाने से आसपास के इलाके बाढ़ में डूबे हैं। जबकि बीते 24 घंटों में कोटा के कुछ इलाके में 10 से 11 इंच तक बारिश हुई, जिसकी वजह से शहर की कॉलोनियां तक सैलाब का संकट पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में वैक्सीन नहीं मिलने पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद उनको वैक्सीनेशन सेंटर में टीका लगने से मना कर दिया गया।
जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि वैक्सीनेशन सेंटर को बंद करना पड़ा। टीका नहीं मिलने से भड़के लोग बाहर इकट्ठा हो गए और बहस करने लगे। इस दौरान उन्हें समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माने। আপনারা যারা অনলাইনে বুকিং করেছেন এই মুহূর্তে তাদের ভ্যাকসিন আজকে হচ্ছে না। एक बुजुर्ग तो सड़क पर ही बैठ गए और धरना देने लगे। माहौल बिगड़ता देख पुलिस वहां पहुंची और लोगों को हटाने की कोशिश शुरू की, लेकिन लोग भी पुलिस से उलझ पड़े। इसके बाद तो पुलिस वाले भी भड़क गए और उन्होंने लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। धरने पर बैठे बुजुर्ग को भी खींचकर हटा दिया गया। इस दौरान उनके साथ मौजूद महिला ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक पुलिस वाले ने उन्हें कई लाठियां मार दी। পুলিশের লাঠিচার্জ। ये हरकत देखकर दूसरी महिला भी पुलिस वालों से भिड़ गई। हालांकि पुलिस ने उसे भी खदेड़ दिया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। लेकिन लड़ाई सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं हो रही है, बल्कि टीके के मुद्दे ने सियासी तूल भी पकड़ लिया है। और अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन देने के लिए चिट्ठी लिख दी। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल से छोटा होने का बावजूद गुजरात में ज्यादा टीके लगाए जा रहे हैं, जिससे उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके राज्य को टीके नहीं दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में वो क्या कर सकती हैं? चिट्ठी में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से वैक्सीन के मुद्दे पर राज्यों से भेदभाव नहीं करने की भी अपील की। हालांकि केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के पास टीके की 52 लाख डोज हैं, जिसका इस्तेमाल करने के बजाय उन्हें रिजर्व रखा गया है। वैक्सीन की इतनी डोज रिजर्व रखने के मामले में बंगाल देश का दूसरा राज्य है, जबकि इसी मामले में पहले नंबर पर महाराष्ट्र है और वहां भी बीजेपी की सरकार नहीं है। सौभाग्य की एक बात यह कि पश्चिम बंगाल में अब वैक्सीन पर बीजेपी और टीएमसी में राजनीतिक टकराव शुरू हो गया, जहां एक दिन पहले बीजेपी ने आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी सरकार वैक्सीन लगाने में भेदभाव कर रही है और उत्तर बंगाल में वैक्सीन कम दी जा रही है, जबकि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के चुनाव क्षेत्र डायमंड हार्बर में के शहरी जो इलाके हैं, वहां पर 90% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। और अब उत्तर 24 परगना में वैक्सीन की कमी पर हंगामा हुआ तो पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र से कम वैक्सीन मिलने का दावा किया, जिसे बीजेपी ने बेबुनियाद बताया। महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर युवा कांग्रेस ने संसद के घेराव की कोशिश की। युवा कांग्रेस के इस प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हुए, लेकिन संसद तक पहुंचने से पहले ही प्रदर्शन को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोका, लेकिन जब प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए तो पानी की बौछार शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से कोशिशें की जा रही है कि उनको भिगो दिया जाए ताकि वो आगे की तरफ न बढ़े। तो फिलहाल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश पुलिस यहाँ पर कर रही है। हालांकि जब पानी की बौछार से भी बात नहीं बनी तो कई नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया। पुलिस वाले एक एक नेता को पकड़कर बसों में बिठाते रहे। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि 500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें 2 सांसद और 2 विधायक भी शामिल हैं। इससे पहले प्रदर्शनकारियों से मिलने राहुल गांधी भी पहुंचे और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने लगे। ये देश नरेंद्र मोदी के कारण रोजगार पैदा नहीं कर पा रहा है। यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन की वजह से संसद के पास की कई सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार बेहद सुस्त रही। सौभाग्य की एक बात यह कि फोन टैपिंग के मुद्दे पर कांग्रेस संसद नहीं चलने दे रही और जिन मुद्दों पर संसद के मॉनसून सत्र में सरकार को घेरा जा सकता है, उन मुद्दों पर संसद सत्र के दौरान सड़क पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता संसद का घेराव करने निकले, जिनका जोश बढ़ाने के लिए राहुल गांधी और दूसरे बड़े नेता भी आए, जिन्होंने धारा 144 का हवाला देकर पुलिस ने उन्हें रोका। न मानने पर दिग्विजय सिंह समेत कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। दिल्ली के चांदनी चौक में एक दुकान के बाहरी लुक को जयपुर के हवा महल की तरह बनाया जा रहा था, जिसे तैयार होने से पहले ही तोड़ने का ऑर्डर मिल गया। यह आदेश उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से उस दुकान के मालिक को दिया गया, जिसके बाद उसने कार्रवाई से बचने के लिए खुद ही उसे तुड़वाना शुरू कर दिया। तैयारी से पहले ही इस पर विवाद शुरू हुआ और अब ये बनने से पहले टूट रहा है। अभी उस दुकान को हवा महल जैसी शक्ल पूरी तरह दी भी नहीं गई थी कि वो विवादों में घिर गया और उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने उसे हटाने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन वहाँ के दूसरे दुकानदारों ने इस फैसले को सराहा। एमसीडी ने ऐसा करके इसको ऑर्डर को करके 48 घंटे में हटाए, इसको अच्छा काम किया है। चांदनी चौक राजधानी के खास इलाकों में शुमार है, जहां मौजूद इमारतों में किसी भी तरह का बदलाव करने के लिए नगर निगम से इजाजत लेनी होती है। अगर वो नहीं तोड़ेगा, पूरा इसको नहीं हटाएगा, तो फिर हम इसके विरुद्ध में
इसको आगे से तोड़ेंगे। दुकान के बाहरी हिस्से को हवा महल की शक्ल तो नहीं मिल पाई, लेकिन वहां से गुजरने वालों के लिए वो सेल्फी पॉइंट जरूर बन गया। सौभाग्य की एक बात यह है कि दिल्ली का चांदनी चौक करीब 500 साल पहले शाहजहां ने बसाया था, जहां बाजार और पुरानी हवेलियों को धरोहर के तौर पर संजोया जा रहा है। और इसके लिए शाहजहानाबाद कॉरपोरेशन नाम की एक संस्था भी बनाई गई, जिसने मंजूरी लिए बिना चांदनी चौक में किसी दुकान या मकान में बदलाव नहीं किया जा सकता और इमारतों की पुरानी शक्ल तो बिल्कुल नहीं बदली जा सकती, जिसका ख्याल हवा महल बनाने वाले कारोबारी ने नहीं रखा। और उत्तर दिल्ली नगर निगम का नोटिस मिलने के बाद अब उसने खुद ही हवा महल का ढांचा हटाने के लिए 2 दिन का समय मांगा है। बिहार में हुई तेज बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ गई हैं और उसके आसपास के इलाकों में रहने वालों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। पटना में तो नेशनल हाईवे पर पानी आ गया है, जिसकी वजह से उसे बंद करना पड़ा। इस हाईवे पर घुटनों तक पानी भर चुका है। मजबूरन लोगों को उसमें घुसकर इस पार से उस पार जाना पड़ा। बिहार की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना से दनियावा होते हुए बिहार शरीफ को जोड़ने वाली ये सड़क पूरी तरीके से बंद है। केवल पैदल चलने वालों ने ही नहीं, बल्कि मोटरसाइकिल चलाने वालों ने भी जोखिम उठाया और गिरते पड़ते हाईवे पर भरे पानी से होकर गुजरे। ऐसा डेंजर है कि वहाँ पे अगर आदमी पता नहीं चल रहा है रोड किस तरीके का रोड, अगर वहाँ से गाड़ी पलटी तो डायरेक्ट ये किसी के भी जान पे भी आ सकता है। हाईवे पर पानी भरने से परेशानी तो हुई, लेकिन कुछ बच्चों ने इसमें मौज मस्ती करने का बहाना ढूंढ लिया। कुछ बच्चे पानी में बैठे नजर आए तो कुछ बच्चे मोटरसाइकिल चलाते दिखे। सौभाग्य की एक बात यह है कि पटना में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जहां छोटी नदियां पहले से तटबंध तोड़कर तबाही मचा रही हैं और अब गंगा का पानी नेशनल हाईवे पर बह रहा है, जिसकी वजह से पटना से बिहार शरीफ का संपर्क भी टूट गया। मध्य प्रदेश के सागर में एक कार्यक्रम के दौरान वहां के कलेक्टर ने लोगों को पेड़ नहीं होने के नुकसान समझाने का एक अनोखा तरीका निकाला। वो वहां लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पेड़ पौधे लगाकर किस तरह बारिश के पानी को गांव में ही रोका जा सकता है। और इसी बात को समझाने के लिए कलेक्टर दीपक सिंह ने मंच पर 2 बच्चों और एक आदमी को बुलाया। जिस आदमी को बुलाया उसके सिर पर बाल कम थे। उन्होंने फिर उस आदमी और एक बच्चे के सिर पर एक-एक कर पानी डाला। भिगा दिया सर अच्छे से, हाथ से अच्छे से मिला लो। इसके बाद उन्होंने मंच पर मौजूद दूसरे बच्चों को दोनों के सिर छूने को कहा, जिसने बताया कि बच्चे का सिर उससे ज्यादा गीला मिला। कलेक्टर ने इसे लोगों के सामने उदाहरण के तौर पर पेश किया और उन्हें समझाया कि पानी को रोकने में पेड़ पौधों की क्या भूमिका है। बाल है तो पानी रुक रहे हैं, मतलब अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो पानी रुकेगा। इस आसान तरीके से लोगों को कलेक्टर की बात समझ में आ गई, जिसे उन्होंने तालियां बजाकर जाहिर किया। सौभाग्य की एक बात यह है कि मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 78 जिलों में जमीन के नीचे का पानी तेजी से खत्म हो रहा है, जिसे बचाने और दोबारा रिचार्ज करने के लिए पिछले साल अटल भूजल योजना शुरू की गई थी, जो 5 साल चलेगी। और इस योजना के तहत सागर जिले में भी काम चल रहा है, जहां लोगों को जमीन के नीचे पानी का स्तर बढ़ाने का तरीका वहां के कलेक्टर ने अनोखे ढंग से समझाया। महाराष्ट्र के उल्लासनगर से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां 2 व्यापारियों के बीच पार्किंग विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक जा पहुंची। एक व्यापारी ने वहां अपने जानकारों को बुला लिया, जिसके बाद विवाद बढ़ता चला गया, जिसकी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखा कि 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों ने एक दूसरे पर लोहे की रॉड और लकड़ी के डंडों से वार किया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब अपने कुछ साथियों को बचाने के लिए एक व्यापारी ने दूसरे पर पीछे से जानलेवा हमला कर दिया। उसने डंडे से उसे मारा, जिसके बाद वो शख्स बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इससे पहले इसी व्यापारी से हमला करने वाले आरोपी की बहसबाजी भी हुई थी, जिसके बाद इस विवाद में और लोग कूदे और मारपीट शुरू हो गई। पार्किंग करून त्यांचा वाद झाला, जास्त मार लागलेला डोक्याला, सीरियस आहे। बताया गया कि इस हमले में उस व्यापारी को गंभीर चोटें आई, जिसका इलाज चल रहा है। सौभाग्य की एक बात यह है कि मुंबई के उल्लासनगर में यह झगड़ा एक दुकान के सामने टेम्पो खड़ा करने पर हुआ, क्योंकि दुकान मालिक ने पड़ोसी दुकानदार के टेम्पो की हवा निकाल दी, जिस पर गाली गलौज हुई। और फिर हवा निकालने वाले दुकानदार ने अपने साथियों को बुलाकर पड़ोसी दुकानदार का सर फोड़ दिया, जिसे 5 आरोपियों के साथ हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अमित शाह के संसदीय क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। इससे जुड़ा शुरुआती प्लान पास हो चुका है और वित्त मंत्रालय ने फंड के लिए मंजूरी भी दे दी है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद के नारायणपुरा इलाके में बनेगा, जिससे जुड़ा वीडियो सामने आया। इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कितना शानदार होगा।
इसमें 8 बैडमिंटन कोर्ट होंगे, जिन्हें जरूरत के हिसाब से बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या टेबल टेनिस कोर्ट में बदला जा सकता है। इसके अलावा स्विमिंग पूल, कबड्डी, कुश्ती और टेबल टेनिस के लिए अलग जोन बनेंगे। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 5000 से ज्यादा लोगों के बैठने का भी इंतजाम होगा। अहमदाबाद में हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भी हुआ। वहां का नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। सौभाग्य की एक बात यह कि सांसद बनने से पहले अमित शाह नारायणपुरा से ही विधानसभा का चुनाव लड़ते थे, जहां करीब 80,000 वर्ग मीटर जमीन पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिसमें 5,000 से ज्यादा दर्शकों के बैठने का इंतजाम होगा, जिसे बनाने में करीब 600 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिसकी प्रशासनिक मंजूरी केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने दे दी है। महाराष्ट्र के नागपुर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां सीसीटीवी में चोरी करने वाले गिरोह की हरकत कैद हो गई, जिसमें दिखा कि कैसे 7 से 8 लोगों ने एक साथ एक मकान पर धावा बोल दिया और जो कुछ हाथ में लगा चुराकर गायब हो गए। रात के अंधेरे में ये सब एक योजना के तहत किसी घर में बड़े शातिर तरीके से दाखिल होते हैं और फिर उसी रास्ते से वारदात को अंजाम देकर चंपत हो जाते हैं। एक कैमरे में इनके चोरी करने का ये तरीका रिकॉर्ड हो गया, जिसमें दिखा कि पहले एक चोर अंदर आया, फिर उसने अपने दूसरे साथी को इशारा किया। दोनों ने घर की रेकी करने के बाद अपने बाकी साथियों को हाथ दिखाकर बुलाया और फिर 7 से 8 चोर एक घर में घुसते चले गए। नागपुर में इस तरह की चोरी की घटनाओं ने लोगों की नाक में दम कर रखा है। बताया गया कि इनके विशेष पहनावे की वजह से इन्हें चड्डी बनियान गैंग के नाम से जाना जाता है, जिनमें कुछ की पहचान भी हो गई है। सौभाग्य की एक बात यह है कि चड्डी बनियान गिरोह में ज्यादातर बदमाश एक समुदाय के हैं, जिनका अड्डा एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में है और चोरी इनका पेशा है, जो नागपुर के अलावा महाराष्ट्र के कई इलाकों में देखे गए हैं। जिसके बाद नागपुर के ग्रामीण इलाकों में पुलिस ने 4 टीमें इस गिरोह को पकड़ने के लिए लगा दी। ट्रेनों में जल्द ही एसी और स्लीपर की तरह ही 3 नए क्लास के डिब्बे जोड़े जाएंगे। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि इन डिब्बों में सीट के लिए रिजर्वेशन कराते वक्त ही विकल्प चुनना होगा, जैसे स्लीपर के लिए एसएल होता है और चेयर कार के लिए सीसीआई। इसी तरह इनके लिए भी रेलवे ने एक खास कोड तय किया है। सूत्रों के मुताबिक विस्टाडोम एसी क्लास के लिए वीएस कोड चुनना होगा, जबकि टिकट पर इस कोच के लिए डीवी लिखा होगा। जैसे एसी में अगर कोई रिजर्वेशन कराता है तो टिकट पर एसी 3 के बी, जबकि एसी 2 के लिए ए और एसी 1 के लिए एच लिखा होता है। ठीक वैसा ही इनके लिए भी होगा। इसी तरह विस्टाडोम कोच के नॉन एसी डिब्बे के लिए ईवी का विकल्प सिलेक्ट करना होगा और टिकट पर ईवी लिखा होगा, जबकि अनुभूति कोच के लिए ईए कोड का विकल्प चुनना होगा और टिकट पर इसके लिए के कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। विस्टाडोम कोच कांच की छत और दीवार की बनी होती है और रेलवे में फिलहाल ऐसे 45 कोच अलग अलग ट्रेनों में लगे हुए हैं, जो इसी साल 100 के करीब हो सकती हैं। अभी रेलवे में अलग अलग डिब्बों के 10 क्लास का इस्तेमाल हो रहा है और उनके शामिल होते ही ये संख्या बढ़कर 13 हो जाएगी। पंजाब और जम्मू में हमले की बड़ी साजिश का पता चला है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि 26/11 हमले के मास्टरमाइंड ज़कीरुर रहमान लखवी ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया है और सितंबर के पहले हफ्ते में पंजाब और सीमा के करीब जम्मू के इलाकों में एक के बाद एक कई हमले को अंजाम देने की तैयारी है, जिसके लिए पाकिस्तान के रावलपिंडी में ज़कीरुर रहमान लखवी के घर पर एक बैठक भी हुई, जिसमें आईएसआई, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अल बदर के आतंकी मौजूद थे। खुफिया एजेंसियों को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक आतंकी संगठनों ने लखवी को कश्मीर में ऑपरेशन का मुखिया बनाया है। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में दोनों राज्यों के मंत्रियों की बैठक के बाद बड़ा ऐलान हुआ। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि गृह मंत्रालय के सुझाव का स्वागत करते हुए दोनों राज्यों ने बातचीत के जरिए समाधान निकालने का फैसला लिया है, जिसके तहत असम और मिजोरम की सरकारें अपनी सीमा के इलाकों से पुलिस हटाएंगी और सीमा के जिलों में पेट्रोलिंग के लिए भी पुलिस नहीं जाएगी, बल्कि शांति बहाल रखने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहेगी। यही नहीं, असम ने एक एडवाइजरी को भी वापस लेने का फैसला किया, जिसमें लोगों को मिजोरम नहीं जाने के लिए भी कहा गया था। कोवैक्सीन को लेकर चल रही अफवाह को स्वास्थ्य मंत्रालय ने खारिज किया। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि कोवैक्सीन की 2 डोज लगाने के बाद तीसरी डोज देने की रिपोर्ट को सरकार ने निराधार बताया है। सूत्रों के मुताबिक वैज्ञानिकों की ओर से इस बारे में केंद्र सरकार को कोई सुझाव या सलाह दी गई है और दिसंबर तक 18 साल से ज्यादा उम्र वाले 80% लोगों को टीका लगा दिया जाएगा। यही नहीं, सितंबर से 3 और दवा कंपनियां जो हैं वो वैक्सीन की सप्लाई शुरू कर देंगी, यानी
कुल मिलाकर अगर देखें तो 6 कंपनियां टीका बनाएंगी, जबकि अभी सिर्फ 3 कंपनियों से सप्लाई आ रही है। साथ ही अगस्त में 20 करोड़ डोज और सितंबर में 25 करोड़ डोज केंद्र सरकार के पास होंगी और सितंबर से देश में सबके लिए वैक्सीन उपलब्ध रहेगी।